देखो बच्चों, 10वीं का जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर हुआ वो हम आज देखने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पहले प्रश्न में अपने को एक पैसेज दिया हुआ है और नीचे उसके क्वेश्चन से पूछे गए, तो हमें क्या करना है, इनका जवाब देना है। ये पहले प्रश्न में 8 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिया गया है। तो सबसे पहले आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, कि एवरेस्ट पर खड़े हुए राइटर की जो लेखक की जो उसका जो मन की जो स्थिति थी वो कैसी थी। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, प्रश्न पढ़ लिया। अब हम जाएंगे पैसेज में। पैसेज में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो पैसेज पढ़ो कि ऑफ ऑल द इमोशंस व्हिच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट looking over millions of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tingle of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would lead down? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. हमने जब ये लाइन पढ़ी कि by climbing the summit of Everest, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो अपना ये आंसर हो सकता है पहले का कि joy and thankfulness. तो देखो पहले में ढूंढो, standing on Everest the writer was कि a deep sense of joy and thankfulness. तो overjoyed क्या होगा, overjoyed. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, the emotion that gripped him was, the emotion that gripped him was. अब देखो बच्चों के लिए इस पैसेज को समझना, उस पूरे पैसेज की हिंदी अनुवाद करना मुश्किल रहता है, वो कर नहीं पाते और ना इतना टाइम होता है। तो आप क्या किया करो कि पैसेज में जो प्रश्न दिया हुआ है उसके शब्दों को पकड़ो आप, ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द है ग्रिप्ड, एक इमोशन, इन शब्दों को आप पैसेज में ढूंढिए और जहां पर ये शब्द आपको मिले वो अपने आंसर तक हमें पहुंच पाएंगे। तो आप ढूंढो द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज, ग्रिप्ड हिम वाज। Of all emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking millions of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a thing of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. The joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Everest, I cannot the remarking about the other summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. इसका आंसर होगा ह्यूमिलिटी। क्या होगा, ह्यूमिलिटी। आगे देखो, the joy that the writer feels by climbing the summit of Everest last. The joy that the writer feels, किस प्रकार का आनंद लेखक महसूस करता है by climbing the summit of Everest, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए। तो वो आनंद किस प्रकार का होता है, एक दिन का, एक महीने का, एक साल का या फिर लाइफ टाइम का। तो अपने पैसेज में पढ़ा था लाइफ टाइम, एक शब्द आया हुआ है लाइफ टाइम। ये देखो, It is a joy which lasts a lifetime. तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा, लाइफ टाइम। क्या होगा, लाइफ टाइम। चौथा देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग।
अल्टीमेट, ये देखो, यानी क्वेश्चन के दो तीन मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ो। जैसे अल्टीमेट देखो, क्लाइंबिंग देखो, अल्टीमेट और क्लाइंब आप वर्ड इसमें ढूंढो। अल्टीमेट कहां पर दिया हुआ है? अल्टीमेट और क्लाइंबिंग, ये देखो, was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। तो climbing इसमें क्या होगा? चौथे में climbing एवरेस्ट, climbing एवरेस्ट। पांचवा देखो, which other summit is no less formidable and no easier to climb? Which other summit is no less formidable and no easier to climb? तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो सरल जो तरीका है वो यही है कि आप है वो, क्योंकि 10वीं क्लास के पेजेस में इतना ज्यादा लेवल नहीं रहता है कि आप प्रश्न उत्तर में ढूंढ पाओ। आप सब देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा कीवर्ड है वो है फॉर्मिडेबल एंड नो इजी टू क्लाइम। अब तो आप ये ढूंढो, ये जो शब्द है ना वो पेजेस में मिलाओ, फॉर्मिडेबल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, फॉर्मिडेबल। ये लो, देखो, about the other summit, the summit of the mind no less formidable and no easier to climb। पूरी लाइन पढ़ो। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, summit of the mind। तो mind से रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको मिले वो आपको सही करना है, summit of the mind। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ना, डी, द समिट ऑफ द माइंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, छठा, व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली, इस पूरी चढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा जो परिवर्तन क्या है? व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली, तो जॉय, एक्सपीरियंस, सोरो, थैंकफुलनेस। तो हमने पैसेज में पढ़ा था एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज्यादा रहा लेखक का, इसमें सबसे ज्यादा अनुभव में उसके परिवर्तन आया, उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। सातवें में देखो, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस, ये एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब ये हो, क्या हो? ये हो। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, पर्वत का जो सबसे जो शीर्ष जो बिंदु होता है, सबसे ऊंचाई वाला, उसको क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। तो हमें ढूंढना है कि शिखर को क्या बोलते हैं? रोड्स नहीं होगा, हिल्स पहाड़ी होती है नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगा, समिट, समिट, समिट यानी शिखर। एक पर्वत चोटी का जो शिखर होता है उसको क्या बोलते हैं? समिट। तो यही पूछ रहा है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, तो समिट क्या हो जाएगा? समिट। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन 8वां, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस द ऑपोजिट ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट का आपको क्या ढूंढना है? ऑपोजिट, यानी कि विलोम शब्द आपको ढूंढना है जुबिलेंट का। जुबिलेंट यानी पर्सन मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, तो इसका क्या होगा? उल्टा सैडनेस। क्या होगा? सैडनेस। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सैडनेस। तो इस प्रकार ये पहले पर्सन में 8 क्वेश्चन थे जो इस प्रकार आप आराम से ध्यान पूर्वक कर सकते थे, और 8 में से आप 7, 6, 7, 8 तक सही आराम से कर सकते थे, जो एवरेज बच्चा है वो। बाकी आप 8 में से 8 भी सही कर सकते थे। दूसरा प्रश्न भी अपने पैसेज का है। इसमें क्या है फर्क? क्या है इसमें? आपको लिखना है, इसमें आपको पूरी लाइन लिखनी है। उसमें तो आपको एक ऑप्शन को चूज करना था, 4 ऑप्शन थे, और इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसमें आपको आंसर ढूंढ के पूरे पैसेज में से इसको लिखना है। तो आप पर्सन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ो क्वेश्चन। Where did life originate? Where did life originate? देखो दोबारा मिला उसमें where did, मैं जो बच्चों का जो पेपर करने का तरीका है उसी हिसाब से बता रहा हूं कि आपको किस प्रकार पेपर है वो हल करना चाहिए था। तो आपको क्या करना चाहिए था? where did life originate है तो आप ये originate शब्द ढूंढो। संभावना यही है कि आपको शुरू के लाइनों में ये मिलेगा। The earth without water is difficult to imagine, बिना पानी के जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। It is believed that the life on earth began in water. It is believed that the life on earth began in water. Water covers nearly 70% of the globe. पूरे विश्व के जो स्थल है उसमें 70% पानी है। But most of it's salt water. लेकिन ज्यादा जो पानी है वो खारा पानी है, समुद्रों का पानी है। That fills the ocean.
in quantity less than 3% of all the water on earth is fresh water. पूरा जो जल है उसका मात्र 3% पानी ही वो स्वच्छ पानी है, पीने योग्य है, साफ वाटर है. Most of us lies frozen in Antarctica and Greenland in polar ice and unavailable to humidity. प्रश्न क्या था? दोबारा प्रश्न पर जाओ. देखो प्रश्न, where did life originate? Where did life originate? Where did life originate? तो मिलाओ. It is believed that the life on earth began in water. ये आंसर होगा इसका. It is believed that the life, जीवन कहाँ है? Began in water. दूसरा प्रश्न देखो. Name some sources from where we get fresh water. कुछ आपको सोर्सेज बताने हैं, स्रोत बताने हैं जिससे आप स्वच्छ पानी प्राप्त करते हो, साफ पानी. तो मिलाओ फ्रेश वाटर आप किन किन से प्राप्त करते हो. तो देखो हाँ, ये देखो लेस देन 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. यानी 1% जो पूरे विश्व पर जो पानी है भूमि पर, उसका जो 1% पानी है वो सिर्फ नदियों का, फ्रेश वाटर झीलों का, और जो अंडरग्राउंड जो भूमिगत जो पानी है वो. तो साफ पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? रिवर्स है, फ्रेश वाटर है, लेक्स है, अंडरग्राउंड शैलो एक्विफायर्स है. तो ये आपको आंसर करना था. आगे देखो तीसरा प्रश्न. व्हाट आर द एरियाज वेयर द राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट? व्हाट आर द एरियाज? तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वेयर द राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट, जहां पर पानी की जो मांग है उसका पूर्ति करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो मिलाओ आप. where the rising demands for water are difficult to be met. Difficult to be met. अब पढ़ो, आप इसे इसको पढ़ो, आपको आंसर मिलेगा. वाटर शॉर्टेज इज रूटीन फीचर टुडे. राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर. ये देखो, राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर. कृषि कार्यों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है. डोमेस्टिक सेक्टर, घरेलू क्षेत्रों में, इंडस्ट्री, उद्योगों में डिफिकल्ट टू बी मेट. तो आपको सीधा सिर्फ लाइन उस क्वेश्चन की शब्दों को पकड़ करके स्पेसेस में मिलान करना था और आपको आंसर सीधा लिखना था. तो क्या लिखना था आपको कि राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू बी मेट. आगे देखो कौन सा प्रश्न है आगे, चौथा. वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट? वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट? अपना जो कचरा है, जो कूड़ा कचरा है, उसको हम कहां पर फेंकते हैं. तो ये देखो इसका आंसर ढूंढो. For centuries, streams and rivers have been a place to dump wastage. जो बहुत ज्यादा गलत है, नदियों में कूड़ा कचरे को फेंक देते हैं, इससे नदियां प्रदूषित हो रही है. तो ये आंसर इसका कि for centuries, कई शताब्दियों से streams and rivers have been a place to dump wastage. नदियां और जो झीलें हैं वो कचरा, कूड़ा कचरा के लिए बन गई है, जो कि बिल्कुल गलत है. आगे देखो, which is the wettest place in India and what problem is facing? Which is the wettest place? यानी सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमि है, जो सबसे ज्यादा जो गीला स्थान है, वो वेटेस्ट कौन सा है इंडिया में, and what problem is facing? कौन सा स्थान है और वर्तमान में कौन सी समस्याएं का सामना कर रहा है. तो ढूंढो, मिलेगा आपको इसमें. एक बार रोक बेटा, वीडियो रोक, एक बीच पूरा ना रोक ना, ठीक है. हाँ देखो,
प्रश्न था विच इज वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम्स इज इट फेसिंग। सबसे जो वेटेस्ट स्थान है, जो आर्द्र स्थान है, वो कौन सा है इंडिया का? तो देखो, इट इज शॉकिंग टू नोट दैट चेरापूंजी व्हिच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। आप जब ये वेटेस्ट प्लेस मिलाएंगे पेसेज में तो यहाँ आपको मिलेगा, तो आपको बस करना क्या है, ये लाइन उतारनी है, यानी जो पेसेज के नंबर है आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। It is shocking note that Cherrapunji, which is one of the world's wettest places, is facing a serious shortage of drinking water. पीने वाली, हालांकि वो सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान है, लेकिन वो facing a serious shortage of drinking water, पीने के पानी की जो कमी है उसको वो उसका सामना कर रहा है। आगे देखो प्रश्न, which form of fresh water is unavailable to humanity? Which form of fresh water is unavailable to ह्यूमिडिटी? तो पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, वो ह्यूमिडिटी के लिए अनअवेलेबल है। आगे देखो, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस सिमिलर टू स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब हो स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कमी, स्कैरसिटी यानी कमी, तो कमी, इसका आपको एक दूसरा शब्द ढूंढना है पैसेज में। आपने देखा था एक शब्द, यहाँ पर एक शब्द था शॉर्टेज। The today increasing pollution has also added itself to the growing shortage. क्या है? shortage यानी कमी, shortage यानी कमी, जिसको अपने shortage बोलते हैं ना, वो shortage होता है, ठीक है ना, shortage। आगे एक लास्ट प्रश्न पेसेज का वो देखो, write the word from the passage which means opposite of driest। एक ऐसा शब्द ढूंढना है, एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका opposite ड्राइएस्ट का opposite होना चाहिए, ड्राइएस्ट का विलोम शब्द होना चाहिए। ड्राइएस्ट यानी सूखा, सबसे सूखा स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइएस्ट। तो सबसे जो गीला स्थान है, जो आर्द्र स्थान है, उसको लिखेंगे तो वेटेस्ट होगा। क्या होगा? हमने पढ़ा था पहले ऊपर के प्रश्नों में, वेटेस्ट, वेटेस्ट यानी आर्द्र स्थान, और ये ड्राइएस्ट यानी सूखा स्थान। आगे देखो, तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न ये पैसेज के थे, कितने कितने नंबर के थे? 8 नंबर के, यानी दोनों मिलाकर के 16 नंबर के आपके पैसेज थे 10th क्लास में, और ज्यादा इनका लेवल नहीं था, बिल्कुल सरल थे। 16 में से जो जिसने अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई करी वो 16 में से 15 नंबर तक आराम से ला सकता है। तीसरा प्रश्न देखो, इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A एंड योर सिस्टर स्टडीइंग इन 10th B। क्या आप कल्पना करो, आप 10वीं क्लास के छात्र हो और 10वीं में A में हो, और आपकी जो सिस्टर है 10वीं की B में है, तो आपको एक ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principal@gmail.com रिक्वेस्टिंग हिम हर टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th A to। आप एक ईमेल लिख रहे हो, प्रिंसिपल को कि मुझे A से B में करना है, A से B में करना है। उसके लिए आप एक ईमेल लेटर लिख रहे हो इसको प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आप वही है मेरा बताया हुआ था कि एक सारणी बनाएंगे, उसमें सबसे पहले 2CC BCC, 2 में आप प्रिंसिपल की ये ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर CC और BCC को खाली छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसका ईमेल का? कि रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th A to 10th B। आपको 10th A से 10th B में जाना है, इसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो, ईमेल लेटर। तो बिल्कुल सरल था। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और इसके अथवा में एक लेटर था, तो आपको ये पसंद कर लेना चाहिए था ईमेल वाला। चौथा देखो, राइट अ स्टोरी विद हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन अबाउट 100 वर्ड्स, आल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। 100 शब्दों में आपको एक स्टोरी लिखनी है और उसको आपको टाइटल और उस जो शिक्षा है, मोरल जो है, वो भी आपको लिखना है। तो वंस अपॉन ए फार्मर 4 सन्स, ये एक पुत्र, एक किसान और उसके 4 पुत्र, या फिर संकट में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये स्टोरी है। ये आपको बच्चों को स्पष्ट रूप से क्लियरली चिन्ह लगाई हुई थी कि ये स्टोरी परीक्षा में आने लायक है, ये आएगी स्टोरी, और ये आ गई। देखो फिर देखो इसके अथवा में बेड कंपनी, पूरी संगति, तो अपने बच्चों को ये बताई हुई थी मैंने कि ये करनी है, परीक्षा में आएगी, तो आपको ये करना था। अथवा में आपको प्रश्न को नहीं देखना। पांचवा देखो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय स्कूल। कितना सरल है, 6ठी 7वीं कक्षा में आता है। माय स्कूल का आपको पैराग्राफ लिखना है, उसमें भी आपको ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं
बिग बिल्डिंग है, गार्डन है, प्लेग्राउंड है, स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर लैब है, गुड टीचर्स है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। इन बिंदुओं के सहारे आप 100 शब्दों में आराम से अपने ये पैराग्राफ को पूरा कर सकते थे और 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते थे। और इसके अथवा में है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको नीचे जो तस्वीर दी हुई है उस पर आपको 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपको किस चीज की तस्वीर लग रही है बताओ? दिवाली की है ना ये, तो दीपावली पर आपको एक लेख लिखना था। आगे देखो ग्रामर के प्रश्नों में हम आते हैं सेक्शन सी में। छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको वर्ब भरनी है, 4 प्रश्नों में वर्ब भरनी है, चारों प्रश्न ही 1-1 नंबर के हैं। तो माय फादर ए मील एवरी डे, मेरे जो पिताजी है वो 1 मील हमेशा चलते हैं, 1 मील हमेशा चलते हैं एवरी डे। तो ये बात है वो जनरली सेंस में है कि हमेशा के लिए लागू है कि हमेशा प्रत्येक दिन 1 किलोमीटर चलते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये वर्ब भरी जाती है। तो रन का क्या होगा? रन्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट सिंपल की वर्ब होगी रन्स। आगे देखो सेकंड, राजू प्ले इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। राजू इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन, कि राजू जो था वो मैदान में खेल रहा था। आई वाज हेल्पिंग, जब मैं मदद कर रहा था माय मदर, मेरी माताजी की मैं मदद कर रहा था किचन में, खाना बनाने में। जब मैं मदद कर रहा था तो वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। या जब मैं ये काम कर रहा था तो वो ये काम कर रहा था। दोनों साथ में, एक जो आगे जो टेंस है वही तो इसमें होगा। ये दोनों एक ही सिमिलर टेंस दोनों बता रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें जो वर्ब प्लस टेंस है कि वाज हेल्पिंग, तो इसमें भी वाज प्लेइंग आना चाहिए ना। तो इसमें क्या होगा? राजू वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन, तो आएगा वाज प्लेइंग। थर्ड देखो, वी गो टू जयपुर टुमारो, हम कल जयपुर जाएंगे। तो सीधा सा सेंटेंस है प्रेजेंट है, इसका फ्यूचर सिंपल का, किसका है? फ्यूचर सिंपल का, कि हम कल जयपुर जाएंगे। तो वी शैल गो, वी शैल गो, वी के साथ विल नहीं आता, शैल आएगा, तो वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। चौथा देखो, द थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, कि चोर जो था वो एस्केप यानी निकलना, भाग जाना, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, जब तक पुलिस पहुंची चोर जो था वो निकल चुका है या निकल चुका था? निकल चुका है या निकल चुका था? तो जब तक पुलिस पहुंची चोर जा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। आगे देखो सातवें में आपको वर्ब भरनी है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक जो मैंने बताया था आपको, उसके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं। मैंने बताया था कि बोथ के बाद में एंड आता है और जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, क्योंकि बोथ यानी दोनों हो गए, बोथ राम एंड श्याम प्लेइंग आउटसाइड, राम और श्याम दोनों ही बाहर खेल रहे हैं। तो जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर आएगी, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग आउटसाइड। सेकंड देखो, आइदर सुमित और मनीष कंप्लीटेड द वर्क, या तो सुमित ने या मनीष ने, या तो सुमित या फिर मनीष ने कंप्लीट कर लिया है होमवर्क। तो या तो सुमित ने किया है या फिर मनीष ने किया है, दोनों में से एक ने किया है। तो एक अगर है तो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? हैज आएगी, हैव नहीं आएगी। तो इसमें आंसर होगा हैज। आगे देखो आठवें में, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो चीज दी है उसको आपको पढ़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से आपको इसको सेंटेंस को पढ़ना है। मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली मेहनती है। मिताली इज इंटेलिजेंट, मिताली होशियार भी है। तो मिताली न केवल हार्ड वर्किंग है बल्कि होशियार भी है। तो मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, ना केवल हार्ड वर्किंग बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो मिताली इज हार्ड नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, यहां पर आपको नॉट ओनली हार्ड वर्किंग लगाना था। आगे ये जो दिया हुआ है फुल स्टॉप को हटा करके इंटेलिजेंट करना था। दोबारा मिताली इज लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिताली जब शुरू में लिख चुके हैं तो आपको रिपीटेशन नहीं करना है कि मिताली इज हार्ड नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो मिताली इज इंटेलिजेंट, नहीं। आपको मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। आगे देखो, अनिल इज ए रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। बट से आपको जोड़ना है, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ना है? बट से।
तो अनिल इज रिच पर्सन बट अनहैप्पी। हालांकि अनिल जो है वो रिच पर्सन है, धनी व्यक्ति है, समृद्ध है, लेकिन खुश नहीं है, अनहैप्पी है। तो अनिल इज ए रिच पर्सन बट अनहैप्पी, आगे नंबर देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे जो टॉपिक थे करवाए गए थे। बिल्कुल सरल प्रश्न आया है। इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप। भारतीय महिला क्रिकेट की जो टीम है उसके द्वारा वर्ल्ड कप है जीता गया। क्या जीता गया? वर्ल्ड कप। तो द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द वर्ल्ड कप सेकंड फॉर्म में वॉन। तो सेकंड फॉर्म जब हो एक्टिव में तो पैसिव वॉइस पढ़ाते समय आपको वॉज और प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म करना होता है। तो द वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। कि द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर वॉज वॉन बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है? इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। ठीक है। 10वां देखो, The teacher said to the students, अमरुखल बेटा, मैनेजर। The teacher said to the students, the earth moves around the sun. इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है। The teacher said to the students, the earth moves around the sun. देखो इसका आपको करना है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देख दे बेटा, दे दे। The teacher said to the students, the earth moves around the sun. तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंस को चेंज आपको नहीं करना है। आपको बस इतना लिखना है, the teacher told the students that the earth moves around the sun। से टू का डॉट कर देना है, ये कोमा हटाना है और इन्वर्टेड कोमा हटाना है, और सीधा लिख देना है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखो 11वां प्रश्न। जो अपनी जो टेक्स्ट बुक है 11वें में, उसका एक चैप्टर का पैसेज दिया हुआ है, द फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें एक चैप्टर भी है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक पैसेज है, उसमें अपने को प्रश्न पढ़ करके इनके आंसर तक पहुंचना है। तो पहला प्रश्न देखो, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज। छोटा जो पक्षी था, सीगल था, उसके साथ उसके लेज यानी शिला पर, फलक पर कौन था उसके साथ? तो हिज पेरेंट्स थे, नहीं पेरेंट्स तो पहले ही आगे जा चुके थे। हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, नहीं भाई बहन और उसके जो माता पिता थे वो उस समुद्र को पार करके अकेले पर्वत पर जा चुके थे, तो वो था अकेला, ही वाज अलोन। और दिया हुआ है पैसेज में कि The young seagull was alone on his ledge. अपने पर्वत पर, शिला पर वो बिल्कुल अकेला था। दूसरा प्रश्न देखो, What he had been afraid to do. What he had been afraid to do. उसको क्या करते समय उसको डर लगा? तो to hunt, शिकार करते हुए, शिकार करने का कोई सेंस नहीं है। To sleep alone नहीं, to jump नहीं, to fly, उड़ने से उसको डर लगा। जो छोटा सीगल था वो उड़ नहीं सका। उसने सोचा कि जब मैं उड़ने का प्रयास करूंगा तो मेरे जो पंख है विंग्स है वो साथ नहीं देंगे और मैं नीचे जो बड़ा समुद्र है उसमें गिर जाऊंगा, इस कारण वो उड़ नहीं सका। तीसरा देखो, व्हाट वाज स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ हिज लेज। उसकी जो यानी कि उसके शिला फलक पर है वो किस चीज से डरा था, उसके नीचे क्या था? तो देखो ये शब्द आप बोलो, बीनीथ हिज लेग स्ट्रेस्ड। ये देखो, स्ट्रेस्ड बीनीथ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी यानी वो शब्द आपने ढूंढे यहाँ पर पैसेज में कि स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, आपको यहाँ पर ये शब्द मिले। फिर आप देखो पूरी लाइन पढ़ो कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। तो ये सी है ना, मिला हुआ आपको सी कहीं पर दिया हुआ है क्या? ये रहा सी, है ना? तो ये सी हो जाएगा आंसर। चौथा प्रश्न देखो, व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई। व्हाट वुड नॉट सपोर्ट, किस चीज ने उस छोटे सीगल का सपोर्ट साथ नहीं दिया उड़ते समय? किस चीज ने साथ नहीं दिया? उसके लेग्स, उसके पैरों ने, उसके पंखों ने, या बोथ एंड भी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा उसके पंखों ने। उसके पंखों ने उसका साथ नहीं दिया। एकदम क्लियर ऊपर पैसेज में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, हिज विंग्स। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड। जो छोटा जो पक्षी था, सीगल था, उसके कितने भाई बहनें
थे। तो ये भी चीज आपको पैसेज में मिलेगी। देखो, his two brothers and his sister, his two brothers and his sister, दो भाई और एक बहन होने को खुद वो पूछा क्या है, कितने भाई बहन थे, तो ये लाइन उतारनी थी, his two brothers and his sisters। आगे देखो, what happened when he attempted to fly, जब उसने उड़ने का प्रयास किया तो क्या हुआ, what happened when he attempted to fly, तो ये लाइन मिलेगी अपने को कि the young seagull was along his legs, his two brothers and sister had already flown away the day before, he had been afraid to fly with them, somehow when he had taken a little run forward to bring to the waves and attempt to flap his wings, he became afraid, जब उड़ने का प्रयास किया तो his wings he became afraid, ये लाइन आपको उतारनी थी। आगे चलो, ये पर्सन हो गए पूरे पैसेज के। तो ये चैप्टर जो था इस फर्स्ट फ्लाइट अपने बड़े आराम से ध्यान से पढ़ा था। आपको अब तो हमें जो पैसेज दिया हुआ है उसके आंसर नहीं करने थे, तो आप ये कर सकते थे, सारे पर्सन इजी है बताए हुए थे। तो अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने आपको मुश्किल में डाला हो। आगे देखो, बारहवां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में आपको आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर क्वेश्चंस, आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको एनी थ्री कोई 3 करने थे। तो आप पहले ये देखो कि अपने चैप्टर कौन सा अच्छे से पढ़ा हुआ है, सर के द्वारा कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो मेरा ए लेटर टू गॉड पढ़ाया हुआ था अच्छे से, द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ाया हुआ था और ए वेकअप फ्रॉम गोवा पढ़ाया हुआ था। इस प्रश्न को आप छोड़ सकते थे क्योंकि आपको तो 4 में से 3 ही करने हैं, 4 में से 3 करने हैं। What did Lenzo hope for? लेंजो ने क्या आशा की कि इस बार अच्छी बरसात हो जाए और फसल है वो अच्छी हो जाए, ये प्रश्न था। और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के यानी 6 नंबर के। I will take the risk. What is the risk? ब्लैक एरोप्लेन में कि मैं रिस्क लूंगा और रिस्क किस प्रकार का था। तो लेखक जो है ब्लैक एरोप्लेन में वो रिस्क क्या लेता है कि मैं इस काले धुएं में अपने जहाज को उड़ाऊंगा, आगे लेकर जाऊंगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा क्योंकि मेरे को आगे पहुंचना है समय पर। ये बेकर फ्रॉम गोवा से आया हुआ है। व्हाट आर द इल्टर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तीनों प्रश्न आप आराम से कर सकते थे। 3 में से ये 2 प्रश्न मेरे वाकई का चिन्ह लगाए हुए थे, एक ये और एक ये। आंसर एनी वन, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपको अच्छा लगे। तो दोनों चैप्टर पढ़े हुए थे पूरे गोरे। मैडम राइट्स द बस, महोदय बस की सवारी करती है। ये पार्ट तो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा पार्ट था, सरल। व्हाट डिड वल्ली फाइंड अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स। वल्ली ने बस की यात्रा के बारे में कौन सी चीजें जो नॉलेज है वो इकट्ठा किया और कहां से किस प्रकार से। तो वो वल्ली जो थी वो अपना जो घर था वो सड़क के पास में था, तो वो देखा करती कि बस कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, वहां पर जो खेल रहे होते लड़के। तो इस प्रकार उसने ये पूरी जो नॉलेज था वो इकट्ठा कर लिया था कि बस इतने बजे आती है क्योंकि उसको बस की सवारी करनी थी। आगे देखो चौथा, इसमें भी आपको आंसर एनी वन करना है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो द प्रपोजल, दोनों द प्रपोजल के दोनों में से एक करना था। आपको लोगों का कैरेक्टर स्केच लिखना था। ये लगाया था मैंने चिन्ह क्योंकि पिछले साल जो आया था वो नटालिया का आया था और इस साल नमो का आया। तो ये भी प्रश्न चित्र बताया हुआ था बच्चों को। फिर देखो 15वां, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये पोइम में से है, आपको पोइम पढ़नी है और इनके आंसर आपको देने हैं। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा की जो मम्मी है उसको बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया अमांडा, उसकी मम्मी कहती है उसको। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जूते जो है वो साफ रखने चाहिए अमांडा। तो ये इतना सा दिया आपने पढ़ लिया। फिर ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, अमांडा को किस चीज को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है, बताओ। चॉकलेट, मील्स, होमवर्क, हाँ तो इसका होगा होमवर्क, होमवर्क को पूरा करने के लिए उसको बोला जा रहा है। व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, अमांडा को क्या क्या करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे लाइन उतार सकते थे, फिनिश योर होमवर्क, टाइडी योर रूम और शूज, क्लीन योर शूज, ये चीजें करने के लिए उसको बोला जाता है। थर्ड देखो, व्हाट हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग अमांडा,
आपको क्या लगता है कि इस पूरे एक्सट्रैक्ट में अमांडा से बात कौन कर रहा है? उसकी माता, तो हिज नहीं सॉरी हर मदर, अमांडा की हर मदर है वो उसकी बात है उसे कर रही है। कितना सरल प्रश्न था ये, पॉइंट बहुत ही मतलब इजी पॉइंट थी, अच्छी तरह बताया हुआ था बच्चों को। इस बार जो पेपर का जो लेवल है पिछले वर्ष से काफी ज्यादा थोड़ा सा सरल मान सकते हैं इसको, सरल आया। ये देखो इसका तो हमें था फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट्स सिटिंग लुकिंग ओवर हार्बर। ये दोनों तो आपको नहीं करने थे, जो आपको सरल लगे वो आपको एक करना था क्योंकि बीच में अथवा है। तो जो धुंध जो आती है वो जिस प्रकार बिल्ली आती है दबे पांव, उसी प्रकार धुंध आती है मार्केट में, शहर में। इट सिट्स लुकिंग और हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट बंचेस। आगे देखो 16% आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एनी टू करने, तीन में से कौन कितने करने हैं? 2% करने हैं और दो नंबर के थे। तो कोई में से एंड स्टॉप्स नो और दूसरा हाउ टू टेल विल एनिमल, जंगली जानवरों को किस प्रकार पहचाने। इसमें से ये पर्सन मेरा चेन लगाया हुआ था और ये पर्सन है द स्टॉप्स नो। 2% तीन में से कितने करने थे? 2। आगे देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी दो में से आपको कोई एक करना है, एनी वन करना है 60 शब्दों में, और उसके नंबर आपको कितने मिलेंगे? 3। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ये पोएम जो सरल थी, ये पोएम थोड़ी इजी थी, इसको आपको करना है। आगे 18वां देखो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। तीन में से 2% करने हैं, तीन में से 2% आपको करने हैं। तो थीफ स्टोरी, ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, वाइस मिसेस पंफ्रे वर्ड अबाउट ट्रिकी। पंफ्रे जो थी उसका एक कुत्ता था ट्रिकी, उसको लेकर वो चिंतित क्यों थी? चिंतित इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाने के कारण बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, उसको बीमारियां हो गई थी। तो ट्रिकी को लेकर के मिसेस पंफ्रे जो थी वो चिंतित थी, ये पसंद करना था। फिर आपको ये थीफ स्टोरी चोर की कहानी में से करना था, 2% आप ये आराम से कर लेते। आगे चलो आंसर एनी वन, दोनों में से एक करना था, दो में से एक करना था। दोनों ही चैप्टर पढ़े हुए थे, दोनों ही प्रश्न एकदम सरल थे। 20वां देखो लास्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर्स। चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न पढ़ो, हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड। रामलाल के कितनी पुत्रियां थी? भोली चैप्टर में भोली के जो पापा होते हैं उनका नाम होता है रामलाल। तो भोली की कितनी बहनें थी? अब रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? प्रश्न ये पूछा है कि हाउ मेनी डॉटर्स, कितनी पुत्रियां रामलाल हैड, रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? तो 4, रामलाल की 4 पुत्रियां थी। पढ़ा था आपने कहानी में। इस चैप्टर को मैंने एलईडी में बताया था बच्चों को, तो उससे क्या है कि उनको तस्वीर जो बन गई, इसका होगा 4। आगे देखो, हु आर द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल। इसका जो चैप्टर है वो एक बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक चैप्टर लगता है 10th में कि पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो कमांडर कौन था इस मार्स स्पेस कंट्रोल में? कमांडर था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, बड़ा शिर वाला, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। तीसरा देखो, रिचर्ड एच एवरेट वाज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय हिज। रिचर्ड एवरेट को किसके द्वारा साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया, इंकरेज किया गया? तो मदर के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो चौथा प्रश्न, व्हाट डज होरेस टेलबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस टेलबी को किन चीजों को कलेक्ट करना पसंद था? तो एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी जो पुस्तकें थी वो इकट्ठी किया करता था। लास्ट है, हु वाज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन था? जो ट्रिकी का इलाज करता है। मिसेस पंफ्रे का जो कुत्ता होता है ट्रिकी, उसका इलाज कौन करता है? मिस्टर हैरियट। एक डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है। तो इसमें क्या, टीचर नहीं था, पुलिसमैन नहीं था, एडवोकेट नहीं था, वेटरनरी सर्जन था। एक वेटरनरी सर्जन, सर्जन यानी जो सर्जरी करते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं। तो इस प्रकार अपने पेपर ये पूरा हो गया। टोटल कितने परसेंट थे? 20% थे।